और इससे 18 से 19 के बीच में 1 साल के अंदर इसने बहुत तबाही मचाई थी। हालत ये है कि वहाँ पे जो है बड़े बड़े जो है वो सीनेटर्स मर गए, बहुत सारे लोग मारे गए। अब ये नाम आने की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जिस दौरान ये फ्लू आया उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, कुछ लोग यहाँ थे, कुछ लोग वहाँ थे, और उन खेमों के जो लोग थे वो अपने देश के लोगों को ये पता नहीं चलने देना चाहते थे कि बीमारी फैल रही है और वो बीमारी कितनी खतरनाक है और उससे कितनी मौतें हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हमारी सेना का और हमारे लोगों का मनोबल गिरेगा, और दूसरी चीज़ें भी थीं जिसके ज़रिए वो दूसरे देशों पर नियंत्रण करना चाहते थे। इस पूरे झगड़े के बीच में स्पेन जो था वो न्यूट्रल था, ना स्पेन इधर था ना उधर था। तो उस देश के अंदर सारी महामारी की फेयर रिपोर्टिंग हो रही थी, जो कुछ हो रहा था वहाँ अखबारों में छप रहा था और मीडिया में आ रहा था। इससे धीरे करते करते ये हुआ कि अमेरिका के लोगों ने ये राय बना दी कि जो स्पेन से ही ये बीमारी फैली है और ये स्पेनिश फ्लू है, जिसको हम आज तक स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। और इसके पीछे की एक गंदी नीयत थी जिसको समझने की अभी तक जो है वो सब लोग उनको पता है, अमेरिका को पता है, हम इंडियंस को नहीं पता है। गंदी नीयत ये थी कि स्पेन के लोग वहाँ पे बड़ी संख्या में, देखिए नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप के लोग और चाइना के लोग अमेरिका में जब माइग्रेट करके जाते थे तो अमेरिकन उनसे नफ़रत करते थे। वो उनको अलग थलग करके रखना चाहते थे और वो उनको अमेरिका में आने देने से भी नफ़रत करते थे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई और अमेरिका में आए, और अमेरिका में जो ये यूरोपियन लोग जाके जो बस गए थे वो वहाँ पे अमेरिका पे अपना कब्ज़ा बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि इसको एक बहाना बनाया और स्पेनिश फ्लू कहना शुरू कर दिया, ताकि स्पेन के लोगों से लोग दूर रहना शुरू कर दें, उनसे दूरी बरतना शुरू कर दें, और हर चीज़ के लिए, हर बीमारी फैलाने के लिए उनको लगातार दोषी ठहराया जाने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि स्पेन और ये फ्लू जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन जब इसकी सच्चाई पता करें तो कैंसस एक अमेरिका का स्टेट है, एक राज्य है, उसके अंदर ही ये फ्लू पहली बार पता लगा था और वहीं से फैलना शुरू हुआ था, जो बड़ी संख्या में अलग अलग देशों में गया और उसने वहाँ नुकसान पहुँचाया। लेकिन इस अमेरिकन फ्लू को बड़ी आसानी से कह दिया गया स्पेनिश फ्लू। ये एक फ्लू की कहानी है। अब मैं आपको दूसरे फ्लू की कहानी बताता हूँ। 1918 में ईस्ट कोस्ट पे बड़ी संख्या में इटालियन जो है वो माइग्रेंट आए अमेरिका में, और उनको लेकर भी एक नफ़रत का माहौल बना और उनको टारगेट किया जाने लगा। किसको? इटालियन को। इसके अलावा वहाँ पे चाइनीज़ भी बड़ी संख्या में आते थे। जब वहाँ पर ये बीमारी फैली, कौन सी बीमारी? पोलियो की बीमारी अमेरिका में, तो अमेरिकन्स ने सीधे सीधे उसके लिए इन लोगों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और लंबे समय तक पोलियो को वो इटालियन और चाइनीज़ बीमारी बताते रहे। उनका कहना ये था कि चाइनीज़ लोग और इटालियन लोग यहाँ पर लेके आए हैं, और इस नफ़रत के आधार पर उनको सेग्रीगेट कर दिया गया और अमेरिका की राजनीति को ये सूट करता था। मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो हाल में हो रहा है उसके पीछे भी इसका क्या जुड़ाव है। उनको सूट करता था और इसलिए वो अप्रवासियों को पोलियो ठहराने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि इटली या एलिस जो बीच था वहाँ से ये बीमारी आई हो। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इटली को सिर्फ इसलिए बदनाम किया गया कि उनके साथ एक नस्ली भेदभाव करना था। इटली से, यूरोप से जो लोग आ रहे थे उनका आना उनको पसंद नहीं आ रहा था, दक्षिण यूरोप से और दूसरे यूरोपीय देशों से, तो उनको वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। उनके प्रति नफ़रत पैदा करने के लिए उनके ऊपर महामारी फैलाने का आरोप लगा दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि लोग उनसे डरने लग गए। और दूसरा नुकसान एक उनको, अमेरिकन्स को खुद भी हुआ है इन चीज़ों को लेके, जिस पे मैं बाद में आऊँगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि बाकायदा टाइम मैगज़ीन जो है उसमें इस पर एक उन्होंने रिसर्च की है, और उन्होंने किमी डियोनी करके एक प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिवर साइड में, उनके हवाले से टाइम मैगज़ीन लिखती है कि बीमारी का राजनीतिकरण करके किसी तरह चीनी प्रवासियों को सालों साल तक अमेरिका ने बलि का बकरा बनाया। और हालत ये थी कि वहाँ पे जब कुछ भी बीमारी हो जाती थी तो अमेरिकन्स को, जो गोरे थे, उनको क्वारंटीन भी नहीं किया जाता था, और ये लगता था कि ये बीमारी नहीं फैलाएंगे, और वो केवल चीनी जो लोग थे उनको क्वारंटीन कर देते थे। 1882 में बाकायदा उनको अलग थलग करने के लिए उसको कोडिफाई किया गया, एक बाकायदा कानून लाया गया, और उस कानून में
इस चीज़ को कर दिया गया कि बीमारी जो है वो चाइनीज़ लोगों के कारण आती है। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं और लीगल माइग्रेंट होते हैं, वैध और अवैध प्रवासी जैसी बातें आई। उससे पहले अमेरिका सबकी धरती थी। अब वो ये हुआ कि वो वैध और अवैध प्रवासी जैसी बातें आई और उसके आधार पर लोगों को रोका जाने लग गया। और इस कोर्ट से बाकायदा इस पर मुहर लगा दी गई थी कि जो पोलियो आया है वो कहाँ से आया है, वो चीन से आया है। अब मैं आपको बताता हूँ हैजा, जिसको आप कालरा कहते हैं। बाकायदा अमेरिका में जब हैजा फैला तो एशियाटिक कालरा उसको कहा गया, एशियाटिक हैजा। और ये कहा गया कि ये भारत से आया है क्योंकि भारत में ये बीमारी सबसे पहले देखी गई थी, जबकि ये बीमारी बड़े स्तर पर पूरे अमेरिका और यूरोप में पाई गई। बीमारी भारत से आई थी, ठीक उसी तरह से अगर मान लो भारत से आई थी बीमारी मान लिया, लेकिन जब चेचक जो थी, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जब वो अमेरिका से पैदा होती है और वहाँ से यूरोप आती है, तब कोई भी आदमी उसको अमेरिकन स्मॉल पॉक्स नहीं कहता, तब वो स्मॉल पॉक्स हो जाती है। और भारत की तरफ से आती है तो वो एशियाटिक हो जाती है। चेचक आती है तो स्मॉल पॉक्स होगी क्योंकि वो अमेरिका से आई है। और हैजा आता है तो एशियाटिक कॉलरा होगा क्योंकि वो भारत से आया है। ये देखिए, और जानबूझ के किसी तरह से किसी एक मुल्क को टारगेट करके उसके प्रति नफरत पैदा करना, ये अमेरिका का स्टाइल है, जिस स्टाइल के चलते अभी ट्रंप साहब ने, आपने सुना होगा हाल में जब कोरोना वायरस फैला तो उसको कहा ये चाइनीज़ वायरस है। बार बार वो इसको चाइनीज़ वायरस कह रहे थे। WHO उनको रोक रहा था और कह रहा था कि आप इसको किसी देश से ना जोड़ें, ये एक वायरस है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसको किसी देश से ना जोड़ा जाए। लेकिन ट्रंप बार बार ये बात कह रहे थे। और आज जिस तरह की नफरत पूरे माहौल में है, हमारे जैसे लोग जो वेस्टर्न मीडिया की ही खबरें लेते हैं, भारतीय लोग, उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि जैसे चीन ने इस वायरस को फैला दिया हो, वो इसी वजह से फैला हुआ कि ये जो अमेरिकन एक जो पूरा उनका प्रचार रहता है, उसका नतीजा ये है कि वो उसको पूरी तरह से चाइनीज़ वायरस साबित करने में लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ये काम वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। वो पहली बार 1918 की जो महामारी हुई थी, 1918 और 1919 की, उसके ज़माने से वो लगातार किसी न किसी देश के माथे पे इस तरह बीमारियां मरते चले आ रहे हैं। 1888 एक ब्यूबोलिक प्लेग फैला अमेरिका में, बड़े स्तर पर यह प्लेग फैला। और सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक चाइना टाउन है। ये कहा गया कि प्लेग जो है वो चाइना टाउन से फैलना शुरू हुआ है और उसके कारण बहुत सारे लोगों को प्लेग हो रहा है। तो ये चाइनीज़ की बीमारी है। मूर्खता की हद देखिए कि जब आप क्वारंटीन कर रहे थे लोगों को, तो चाइनीज़ को तो क्वारंटीन कर रहे थे और जो वहाँ के यूरोपियन गोरे थे उनको आप क्वारंटीन नहीं कर रहे थे। बड़े लंबे समय तक ये भेदभाव चलता रहा और लोग जो है प्लेग को चाइना जनित और चाइनीज़ जनित बीमारी मानते रहे और इसका लाभ उठा के उनको समाज से अलग थलग किया जाता रहा, उनके साथ नफ़रत भरे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता रहा, उनको समाज से काट के रख दिया गया। बाद में पता चला कि ये बीमारी जो है इसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है। उस वक़्त के एक सर्जन थे, उन्होंने बाकायदा इसका पूरा जब एनालिसिस करा और रिसर्च लिखा और उन्होंने एक बाकायदा किताब लिखी है। एक किताब जो है एक हमारे भारती ने भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कंटेंजियस डिवाइड्स एपिडेमिक एंड रेस इन सैन फ्रांसिस्को चाइना टाउन। ये किताब लिखने वाले जो हैं ये हमारे भारत के हैं नयन शाह। ये डॉक्टर हैं और वहाँ अमेरिका में हैं। इन्होंने लिखा कि किस तरह से पेंडेमिक के दौरान डिवाइड कर दिया जाता है एपिडेमिक के नाम पे गवर्न करने के लिए। देखिए, जब डिवाइड एंड रूल होता है ना, लोगों को दो हिस्सों में बांट दो तो एक हिस्से के साथ आप हाथ रख दो तो वो अपने आप को गर्व का अनुभव करता है। हमारे अंग्रेज़ कुछ राजाओं को अपने साथ रखते थे तो खुशी खुशी वो अपने आप को अंग्रेज़ से कम नहीं समझते थे। दूसरे राजा जो है उन पे उन्हीं राजाओं की मदद से वो आक्रमण कर देते थे। आज की तारीख में अमेरिका जब कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में लगभग असफल है और अगर वो इस तरह के भेदभाव पैदा कर देता है तो लोगों को ध्यान जो दोष है बीमारी के नियंत्रण का वो अपनी सरकार पे ना जाके, अपनी विफलताओं पे ना जाके उन बेकसूर लोगों पे चला जाएगा जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरकीब के तहत ही वो करते रहे। नयन शाह की पुस्तक जो है वो इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है कि किस तरह से इसको पूरे मामले को बदल दिया गया। चाइना टाउन की पूरी स्टोरी उन्होंने लेके उस पर एक किताब लिखी है। और ये जो डिसीज़ थी इसके बारे में बाद में ये पता चला कि ये प्लेग जो है ये राइस ईटर्स की बीमारी है। ये
चावल खाने वाले लोग जो होते हैं उनके कारण होती है। इसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बेवकूफ़ी से एक बड़ा नुकसान भी किया उन्होंने अपना बड़ा नुकसान ये किया कि अगर आप ये मानते हैं कि बीमारी चाइना वालों के कारण फैल रही है, या भारतीयों के कारण फैल रही है, या मैक्सिकन के कारण फैल रही है, या इटालियन के कारण फैल रही है, तो आप आश्वस्त हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये लोग तो बीमारी इनमें फैलेगी, हमको नहीं फैलेगी। तो आप उतना चिंतित नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया, वो खुद को क्वारंटीन नहीं कर रहे थे। तो उसका नुकसान किसको होता है? जो लोग निश्चिंत होकर बैठे हो उनको भी तो इन्फेक्शन तो उनको भी लगेगा और वो उसके शिकार होते चले जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने, जो मैंने कहा था कि उन्होंने अपने नागरिकों को भी जमकर नुकसान पहुंचाया। 1957-58 में जब फ्लू आया तो उस पैंडेमिक को कह दिया गया एशियन फ्लू, और कहा गया कि चीन से आया इसलिए एशियन फ्लू है, और लगातार इसको कहते रहे। 68-69 में भी आया तो उसको हांगकांग फ्लू कह दिया कि आप हांगकांग से आया। सबसे ज़्यादा फ्लू अमेरिका में ही फैलता है, सबसे ज़्यादा फ्लू से मरते भी वहाँ पे ही है, लेकिन उसके बावजूद उसको हांगकांग फ्लू कह दिया गया। और ये लगातार चलता रहा। और आपको सबसे आपके पास की कहानी बताता हूँ, नहीं तो ये लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। ये हम सब की देखी हुई बात है। 1909 और 2009 और 10 में अभी हमारे सामने ही जो है H1N1 करके स्वाइन फ्लू आया था। तब भी बड़े मास्क जो है वो भारतीयों ने लगाए। जब स्वाइन फ्लू आया तो उसका पहला ओरिजिन अमेरिका से था और उसको अमेरिका से ही वो फैलना शुरू हुआ था। लेकिन उसको किसी ने अमेरिकन फ्लू नहीं कहा, उसका नाम स्वाइन फ्लू रख दिया गया। अब आप कहेंगे स्वाइन फ्लू रखने में क्या दिक्कत है भाई? इस स्वाइन फ्लू ही तो नाम रखा है, कोई किसी देश के नाम पे तो नहीं रखा। लेकिन इसके पीछे भी एक बदमाशी थी, एक शरारत थी, और वो शरारत ये थी कि लोगों ने ये सोचा कि ये जो बीमारी है स्वाइन फ्लू, जब इसका नाम स्वाइन फ्लू रखा गया तो लोगों ने एक नॉर्मल तरीके से ये सोचा कि नॉर्थ अमेरिका में जो एक वायरस फैला था सूअरों के ज़रिए, ये वो है, और सारा का सारा फोकस उस बीमारी को फैलने का वहाँ चला गया, क्योंकि सूअरों से जुड़ गया। और लोगों ने, और लंबे समय तक स्वाइन फ्लू को नॉर्थ अमेरिका से आया हुआ अमेरिकन समझते रहे, वैसे भी बहुत बोड़म होते हैं। अब CDC कहता रहा कि स्वाइन फ्लू कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है? अमेरिका में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इतना स्वाइन फ्लू बनाया गया कि सबको लगा कि ये नॉर्थ अमेरिका में जो फैला था सूअर वाला, वो ही वायरस यहाँ आ गया है। और जब वो वायरस यहाँ आ गया है तो उसके कारण बीमारी फैल रही है, ये नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका पे मुसीबत आ गई है, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग वैसे लोग हैं, और वो पूरा का पूरा एक नफ़रत का क्रम चलता चला गया। और अब आज भी बड़ी संख्या में लोग इसको उसी से जोड़ते हैं। अब मैं इसको आज के हालात में लेके आता हूँ। वुहान की लैब लीक थ्योरी आती है और उस थ्योरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब उठाते हैं और उसको चाइनीज़ वायरस कहना शुरू कर देते हैं। तो वो दूसरे देश के लिए नफ़रत मतलब अपने देश के अंदर प्यार, और उस प्यार और नफ़रत का मतलब जो है वो उनके लिए क्या हो गया कि हम जो है वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, और ये वॉरियर है जो उस देश के ऊपर शान के साथ, जैसे पाकिस्तानी भारत के बारे में बोलते हैं, भारतीय पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं, उससे ऐसे नेशनलिज्म की भावना आती है। लोगों को लगता है कि मेरा नेता जो है वो हीरो है। तो ट्रंप ने उसको भुनाया। उसके बाद में ये समझ में आया नहीं चलेगा, तो उन्होंने उस थ्योरी को कम कर दिया। अब बिडेन साहब आए। बिडेन साहब पहले तो कहते थे कि हम सारे देशों को, सारी दुनिया को साथ लेके चलेंगे, नेशनलिज्म, ओवर नेशनलिज्म नहीं फैलाएंगे, ये सब नहीं करेंगे, अल्ट्रा नेशनलिज्म नहीं लाएंगे। फिर उनको ये समझ में आया कि भाई कोरोना वायरस तो काबू हो नहीं रहा है, अब काबू नहीं हो रहा है और हम कहेंगे कि ये हमारी आंतरिक समस्या है तो पब्लिक मारेगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो वहाँ विपक्ष के नेशनलिस्ट नेता थे वो सरकार को निशाना बना रहे थे। पॉल रैंड का आपको पता ही है पूरा कम्युनिकेशन। तो उन्होंने कहा ठीक है कि जांच करा देते हैं और चाइना के ऊपर डाल देते हैं। अब 3 महीने के अंदर जांच देने के लिए उन्होंने कह दिया। अब वहाँ पे वो वुहान में लैब लीक थ्योरी ये सब हो रही है। निकलेगा कुछ नहीं थ्योरी में, निकलेगा कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि सब दूध का दूध पानी हो जाएगा, नहीं, वो थ्योरी ऐसे ही अटकी रहेगी। ना चीन जांच करने देगा, ना ये जांच कर पाएंगे, लेकिन उसके नाम पे ये अपने अमेरिका के लोगों का ध्यान बांटने में कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि किस तरह से भारत जैसे देशों को, इटली जैसे देशों को, मैक्सिको जैसे देशों को, नॉर्थ अमेरिका को, चाइना को, अमेरिका अपनी जो सुप्रीमेसी है उसका इस्तेमाल करके विक्टिमाइज़ करता है, और किस तरह से इन देशों के लोगों से वहाँ के माहौल में नफ़रत जो है वो करना सिखाया जाता है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उस वीडियो में जो जानकारियाँ हैं वो आपको ऐसी लगती हों कि पहले किसी ने नहीं दी या कहीं से आपको नहीं मिली हैं, तो ये जानकारी जाहिर बात है अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना चाहिए। ज़रूर पहुँचाइए, इसे शेयर करिए, हमारे साथ लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग बहुत कुछ मिस करने वाले हैं और बहुत कुछ मिस कर चुके हैं, ये तथ्य है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये UPI ID है और उसके ऊपर एक बारकोड है, बारकोड स्कैन कीजिए और भुगतान कर दीजिए। आपको अगर UPI ID बाद में भी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी है। इस बारकोड को आप वीडियो को फ्रीज करके भी स्कैन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।